is all about creating different art forms and exploring different mediums, जो कि हम हमेशा करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि दीवारों पर, कपड़ों पर, चीज़ों पर, सब पे पेंट करते हैं। तो अगर आप एक जेन्युइन आर्ट लवर हो तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद जो नीचे बेल बटन है उसको हिट कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ जाएं। और अब आते हैं इस वीडियो पे। तो आज की वीडियो, जैसा कि आपको पता ही कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, वो सिर्फ थीम ही काफ़ी पीसफुल नहीं है, पूरी पेंटिंग प्रोसेस बहुत ही पीसफुल रहा है। आप लोगों को पक्का मज़ा आने वाला है देख के। प्लस मैंने एक बहुत सुंदर सी स्टोरी भी सुनाई है आज अपनी वीडियो के साथ, तो उसको भी देखना है, मतलब वीडियो को एंड तक देखना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं व्लॉग्स भी डालूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं ऐसे सेम फ्रेम में, सेम बैकग्राउंड के साथ मैं ऐसे वीडियो डाल के बहुत बोर हो गई हूँ। मैं सच में बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे को कुछ अलग करना चाहिए, पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो किस तरीके की वीडियोस डालूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस देना कि क्या क्या और करा जा सकता है। और बैकग्राउंड चेंज कर दूँ, मैं तो खुद चेंज नहीं हो सकती, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकती हूँ, तो उसको चेंज कर देते हैं या कुछ और करते हैं। या फिर किस तरीके की वीडियोस लाऊँ, सिर्फ पेपर पे पेंटिंग की, कपड़े पे पेंटिंग की, या दीवार पे पेंटिंग की, या चीज़ों पे पेंटिंग की, या कैसे, जो भी है, मतलब मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है, फालतू बात नहीं करते हैं, अब आते हैं वीडियो पे, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर शीट ली है, उसके बाद सेम ही स्क्वायर साइज की शीट को हाफ में डिवाइड करा है, यानी कि जो मेरी बीच वाली स्क्वायर है ना उसी का ही हाफ है ये दोनों साइड वाली शीट्स जो है, यानी दोनों साइड वाली पेंटिंग्स। उसके बाद मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से इसके सारे बॉर्डर्स को सिक्योर कराया ताकि क्लीन बॉर्डर वाइट बन के आए, प्लेन। उसके बाद मैंने एज यूजुअल स्केचिंग स्टार्ट करी है, फिर कलरिंग करी है। तो हाँ, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली थी। तो ये ना मैंने बचपन में कहीं पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स, बट वो बहुत प्यारी स्टोरी थी, तो मैं सबको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक गांव में सत्संग के लिए और धर्म का ज्ञान देने के लिए और लोगों को मतलब धर्म के बारे में बताने के लिए गए। वो कुछ दिन उसी गाँव में रहे। तो हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे रहते थे, तो वहाँ पर ना एक लेडी आई, उसका एक बेटा था जो मर गया था किसी बीमारी से। तो वो अब उसका, उस लेडी का ना कोई और था नहीं, उसका सिर्फ वो बेटा ही था और वो भी मर गया था। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो बहुत दिक्कत पे, मतलब परेशान भी थी, और अपने बेटे को गौतम बुद्ध के पास लेके आई और उसने उनसे बोला कि ये मेरा बेटा है और आप इतनी धर्म की बातें करते हो, आप इतनी ज्ञान की बातें करते हो, आप इतना सब बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर किसी चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है, या ये वो आप बस इसे ज़िंदा कर दो। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, आपको इतनी नॉलेज, आप इतना सब कुछ जानते हो, आप इसको ज़िंदा कर दो, क्योंकि मेरा तो कोई और सहारा नहीं है ना, मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरा क्या सहारा है जीने का। तो उसके बाद गौतम बुद्ध ने उस लेडी से बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप सहारा धर्म में ढूंढो ना। आप इंसान तो हमेशा आपके दिल में रहता है, आपके पास रहता है। ऐसी कुछ शब्द गौतम बुद्ध ने उनको बताए, लेकिन वो तो भाई परेशान थी उस टाइम पर, इतना दुखी थी, वो क्या समझती उस बातों को, वो नहीं समझी। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे जितना परेशान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। आप एक काम करो, आप अपने गाँव में या गाँव के आसपास किसी और गाँव में भी, किसी में भी चले जाओ और वहाँ पे जाके ना कोई ऐसा घर ढूंढो जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हो और किसी को किसी की मृत्यु से कोई गम ना हुआ हो। उस घर से एक मुट्ठी चावल लेके आ जाओ और फिर उसके बाद मैं एक पूजा करूँगा और आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। तो गौतम बुद्ध ने उनको ऐसे ऐसे बताया। उसके बाद वो लेडी चली गई अपने बेटी की बॉडी को वहीं छोड़ के। उसके बाद वो गई, उन्होंने अपने गांव के हर गली, हर घर, हर कूचे में, हर घर में जाके मतलब बात करी कि आप ऐसा अगर है तो आप मेरे को एक मुट्ठी चावल दे दो। तो जिस घर में भी जाती थी तो सब बोलते थे कि अरे हमारे पिताजी नहीं रहे, हमारी बीवी नहीं रही, हमारा एक बच्चा नहीं रहा है, हमारा ये नहीं वो नहीं। तो ऐसे करते करते उन्होंने अपना पूरा गाँव ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें एक भी घर नहीं मिला। उसके बाद वो लेडी दूसरे गांव में जाना स्टार्ट करा और इस तरीके से 10-11 दिन उस लेडी ने ना बहुत ढूंढा, पर उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला। फिर हार के, थक के वो वापस आई और आकर वहाँ बैठ के रोने लगी और गौतम बुद्ध को बताया कि उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, और वहाँ पर या फिर ऐसा भी कि जहाँ मृत्यु हुई और किसी को दुख ना हुआ हो। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें यही समझाया कि देखो माँ, ऐसा होता है कि जीवन में
मरना और पैदा होना ये तो एक वो चीज़ है जो होती ही होती है, जो होनी ही है। हमें ये सच वो है जो हमें हमेशा पता होता है। हम हर रोज़ जानते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, या जो हमारे साथ बैठे हैं या जो हमारे अपने हैं वो एक दिन वो नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी कितना मुश्किल होता है इस सच को एक्सेप्ट करना। और असली साधना, असली धर्म मतलब साधना उसे कहते हैं जब आप उस चीज़ को समझ लो, उस सच को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि मोस्टली लोग उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके अपने कहीं दूर चले गए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपके अपने हमेशा आपके पास होते हैं, वो बस शरीर छोड़ के गए होते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके पास होते हैं। आपको बस फील करने की, उन्हें पहचानने की, उन्हें देखने की, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि ये स्टोरी मेरे को बहुत कनेक्टेड फील कराती है। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है स्टोरी सुन के, याद करके कि मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ कि आपके अपने कभी कहीं नहीं गए होते, हमेशा आपके पास होते हैं। बस आपको आँख बंद करके उन्हें अपने आसपास महसूस करने की ज़रूरत होती है, वो हमेशा आपको देख रहे होते हैं। तो अगर आप कभी दुखी हो किसी चीज़ से तो नहीं होना चाहिए यार, मतलब रीज़न तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि जिनको आप चाहते हो, जो आपको चाहते थे वो कहीं दूर हैं आपसे, वो हमेशा आपके पास होते हैं। बस उन्हें अपने आसपास ढूंढो। और गम तो सबके ही पास है दुनिया में, तो इसीलिए गम बांटने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा दुखी हैं, और भी लोग हैं दुनिया में जिन्हें हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। उनकी तकलीफ़ें, अपनी तकलीफ़ें बांटो एक दूसरे से, तो शायद इसी तरीके से ही वो कम हो सकती हैं बस। तो ये शब्दों के साथ अब मैं अपनी स्टोरी को तो एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है। और सिर्फ लाइक मत करना, मतलब इस स्टोरी को ना समझना और इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना। चीज़ों को लेके दुखी होने की बजाय, या जो लोग आपके पास नहीं हैं उनके लिए रोने की बजाय ना, उनकी अच्छी यादों को याद करके खुश हो। जैसा वो आपको सिखाते थे वैसे काम करो और उन्हें भी खुश करो, ये सब करके जैसे मैं करती हूँ। तो हाँ ठीक है, स्टोरी ख़त्म करते हैं, अब हमारी वीडियो पे आते हैं। तो अब आप लोगों ने मेरा प्रोसेस तो देख ही लिया है कि मैंने कैसे करा है। मैंने एक्रिलिक कलर्स यूज़ करे हैं और बहुत ही आराम से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना आर्ट पीस में, वो होता है आप कितने आराम से काम करते हो। तो इस आर्ट पीस में सिर्फ यही था, बहुत सब्र से, धीरे धीरे, आराम से मैंने काम करा और एक एक लाइन पे और एक एक एंगल पे बहुत काम करा। और ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि जिसको देनी थी वो भी बहुत स्पेशल है और पेंटिंग उतनी स्पेशल, और बहुत प्यार से बनाई मैंने पेंटिंग। तो आई होप कि आप लोगों को पेंटिंग प्रोसेस, स्टोरी और मैं और सब पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब तो देख ही लिया ऑलमोस्ट, एंड तक पूरी देख लेना मतलब। तो या ये पैटर्न का ध्यान से देखना कि मैंने कैसे कैसे करा है। मैंने काफ़ी सारे शेड्स दोबारा से लगाए हैं क्योंकि वो मुझे थोड़े लाइट लग रहे थे। तो मैंने ये जो शेड्स है ना, ये मोनोक्रोमैटिक बुद्धा बनाए हैं, यानी मैंने सिर्फ ना वार्म शेड्स यूज़ करे हैं, येलो, ऑरेंज, ब्राउन और ब्लैक कहीं कहीं पे बस। उसके बाद मेरा आर्ट पीस जब पूरा रेडी हो गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने आर्ट प्रोडक्ट को वार्निश करना, क्योंकि आपका पेंटिंग कभी ख़राब ना हो। मैंने लिक्विड वार्निश यूज़ करा है क्योंकि मुझे स्प्रे वार्निश से ना कुछ खास रिजल्ट्स मिलते नहीं है। तो मैं सबको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने बहुत मेहनत से कोई आर्ट पीस बनाया ना, तो ये ना स्प्रे वाला मत करना, वो आप ये वाला करना। सो येस, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। और ये ना बहुत बहुत ज़्यादा ही सूदिंग था, मतलब जहाँ पे भी लगेगी ना पेंटिंग, मतलब ये मेरी नहीं है, मैंने किसी और के लिए बनाई है, और ये पेंटिंग जहाँ लगेगी ना, मतलब वहाँ बहुत ही अच्छी वाइब्स आएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।